बच्चों हम लोग 2023 के क्वेश्चंस को देखेंगे और 2023 के जो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन पहले जो क्वेश्चन क जो दिया गया है क क्वेश्चन को हम देखेंगे पहले का क। तो ये आपका ठोस अवस्था चैप्टर से जो कि अब सिलेबस में नहीं है, अब आपके सिलेबस में नहीं है। और जो ख क्वेश्चन दिया गया है ये लिखता है कि 3 ग्राम एसिटिक अम्ल, एक लिख रहा है 3 ग्राम एसिटिक अम्ल है, इस तरह का एक क्वेश्चन। 3 ग्राम एसिटिक अम्ल 80 ग्राम बेंजीन, 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है, बेंजीन में विलीन है, 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है। अब इसमें कह रहा है कि भाई 80 ग्राम में विलीन है तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, क्या हो सकता है। तो इस प्रश्न में आप देखें क्या कह रहा है, मोललता ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो मोललता बराबर क्या पढ़े हैं आप लोग, मोललता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटे के विलायक का भार केजी में होना चाहिए। और मोलों की संख्या बराबर उसका विलय का भार बटे विलय का अणुभार और बटे विलायक का भार केजी में होना चाहिए, अर्थात भार बटे के अणुभार गुणित विलायक का भार केजी में। अब प्रश्न को देखा जाएगा 3 ग्राम एसिटिक एसिड है, तो ये एसिटिक एसिड विलय है और किसमें विलीन है, बेंजीन में विलीन है, 80 ग्राम में है। तो एसिटिक अम्ल का जो कितना ग्राम है, 3 ग्राम ले जा रहा है। अणु भार निकालेंगे एसिटिक एसिड का, तो एसिटिक एसिड का जो सूत्र होता है CH3COOH होता है, कार्बन का 12 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 3 परमाणु है जबकि एक होता है 1 गुणित 3 कर देंगे, 12 कर देंगे, 16 धन 1 कर देंगे, तो ये आपका कितना जाएगा 60 जाएगा। तो यहाँ पे आप 60 लिख सकते हैं। अणु भार की बात करें, ये भार की बात करेंगे तो 80 हो जाएगा और 1000 कर सकते हैं। अब 1000 के ऊपर 3 गुणते 1000 कर देंगे और 60 गुणते 80 कर, दोनों जीरो कट जाएंगे और 3 गुणते 10 6 गुणते 8 कर देंगे, 3 दुना के 6, मैंने इधर आप कटा सकते 3 दुना के 6, अर्थात यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। तो 1 गुणते 10 और 2 गुणते 8 हो जाता है, 2 से घटा देंगे, 2 पंचे 10 बटा के 8, 8 का भाग कर देंगे 5 में, तो कितना होगा 8 छक 48, 8 दुना के 16, आपका जैसे 5 है, भाग करना चाहते हैं 8 का, तो आप इस प्रकार से दशमलव लगा लेंगे यहाँ पे, 8 छक 48 हो जाएगा, 8 छक 48 बचा 2, 8 दुना के 16 हो जाएगा, फिर बच गया 4, 8 पंच 40, यानी 40 आपका हो जाएगा। तो 0.65 आ गया। मात्रा की बात करेंगे कि मात्रा कितना क्या हो सकता है। परिभाषा ये कहती है कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में विलय के मोलों की जो संख्या है उसे विलयन की मोललता कहते हैं, अर्थात मोल प्रति केजी इसका मात्रक हो जाएगा। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। और ये ऑप्शन में अगर देखा जाए तीसरा ऑप्शन सही है, मोल प्रति केजी जो दिया गया है, ये तीसरा ऑप्शन क्वेश्चन पहले के ख का ये तीसरा सही है। अब अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर जो ग है, ग पहले का जो ग है क्वेश्चन 1 का ग, तो 1 का ग क्या कह रहा है कि प्रथम कोटि की एक अपक्रिया के वेग स्थिरांक 2 गुणित 10 की पावर -3 प्रति सेकंड है, इस अपक्रिया की अर्धायु ज्ञात कीजिए। तो आप रासायनिक बलगतिकी में जाएंगे तो वहां पे क्वेश्चन दिया गया है कि जब टी हाफ माने आधी जो सांद्रता को परिवर्तित होने या शेष रहने में जो समय लगता है, माने किसी भी अपक्रिया की आधी सांद्रता को परिवर्तित होने में या शेष रहने में जो समय लगता है उसे अर्धायु कहते हैं। और ये टी हाफ बराबर कितना होता है 0.693 और पान किया जाता है के हो जाता है, ये फॉर्मूला है इसका, तो 0.693 हो जाता है। और के का जो मान दिया स्थिरांक ये दिया गया 2 गुणित 10 की पावर -3 दिया गया। आप करेंगे 0.693 है गुणित 10 की पावर ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 का नीचे रख देंगे। अब करेंगे 2 का भाग कर देंगे, 2 3 6 और 2 चौको 8 हो जाता है, 2 3 6 2 चौको 8, 1 हाथ से 2 छके 12 हो जाता है, ठीक है, 2 पंचे 10 गुणित 10 की पावर 3 हो जाता है। अब यहाँ पे आप कहते हैं 10 का गुणा कर दें तो ये आपका 3.465 गुणित 10 की पावर 2 सेकंड हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया
अर्धायु काल का टी हाफ के बराबर क्या हो सकता है, ये प्रश्न क्या कह रहा है, आप इससे उत्तर निकाल सकते हैं। अब इसका कौन सा ऑप्शन सही है इसको देख सकते हैं। ये आपका ऑप्शन जो सही है जनरल रूप से हम देखें तो ऑप्शन नंबर प्रति सेकंड दिया रहा है, ये सेकंड ऑप्शन सही है। ये आपका दूसरा ऑप्शन सही है जिसमें 3.465 गुणित 10 के पावर 2 दिया गया है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है उसको देख। इस प्रश्न में आप देखें तो डीएनए में क्षारक उपस्थित नहीं है, तो क्षारक में उपस्थित नहीं है तो इसमें से सबसे पहले देखा है क्षारक कौन कौन सा है। देखिए डीएनए में आपका एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन, इसके अलावा आप थायमिन भी मान सकते हैं, इसके अलावा थायमिन भी होता है, लेकिन यूरेसिल इसमें क्षारक उपस्थित नहीं होता है। सिंपल सी बात है। ये जो चैप्टर है आपका जैव अंतिम जो यूनिट है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है, बायोकेमिस्ट्री वाले भाग से पूछा गया है। पुनः समझिए, डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और चौथा जो होता है थायमिन होता है, जबकि यूरेसिल उसके अंदर नहीं होता। उत्तर क्या सही होना चाहिए, यूरेसिल सही होना चाहिए। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि निम्न कंपाउंड का आईपीएसी नेम क्या होगा। मैंने आईपीएसी नेम की बात कर रहा तो किस प्रकार से, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो पेपर में जो गलत ढंग से दिया गया, लेकिन आप इसको इस प्रकार से समझे कि इसी प्रकार से सही होगा। अब इसका आईपीएसी नेम किधर से करें, जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ेगा। तो क्रियात्मक समूह आप देखेंगे ये अल्कोहल जो है इधर यहाँ पड़ रहा है, तो गिनती इधर से करेंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 और 4 कार्बन हो जाता है। जबकि नीचे भी आएंगे तो आप 4 कार्बन ले सकते हैं, तो लेकिन साइड चेन आपका मेथिल ही छूटेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइड चेन हो गया, ये आपका साइड चेन हो गया, साइड चेन जिसको हिंदी में पार श्रृंखला बोलते हैं, और ये आपका क्रियात्मक समूह हो जाता है। तो जो क्रियात्मक समूह आपका आ रहा है, इस क्रियात्मक समूह में आप देखिए कि इसके कैसे आईपीएसी नेम कर सकते हैं। तो इसमें आप देखें किस प्रकार का आईपीएसी नेम होगा। तो पहले क्या करेंगे, जिस कार्बन गिनती की है उसमें सब सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एल्केन के अनुरूप नाम रख देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ये आपका ब्यूटेन हो जाता है, और ब्यूटेन हो जाता है अनुलग्न के रूप में आपका क्रियात्मक समूह लगेगा अल्कोहल का। तो दूसरे स्थान पर अल्कोहल है तो 2 ऑल, क्योंकि इसका अनुलग्न अल्कोहल का अनुलग्न जो होता है ऑल होता है, अल्कोहल का OL ऑल होता है, तो ब्यूटेन 2 ऑल होगा। जो पार्श्व श्रृंखला है ये आपकी पूर्वलग्न में चली जाएगी, और इसको लिखेंगे जो साइड चेन है पूर्वलग्न, जो क्या लिखा गया है मेथिल, और तीसरे स्थान पे है, तो ये आपको हो जाएगा 3 मेथिल, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या है, 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल, यहाँ पे ऑल कर देना है। तो पुनः समझिए 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल आईपीएसी नेम हो जाता है। अब ये कौन सा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि लिखा गया है, जो तीसरा ऑप्शन है पेपर में वो आपका सही माना जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो हिंसन वर्ग अभिकर्मक क्या है। हिंसन वर्ग जो अभिकर्मक होता है वो आपका एथिल ऑक्सिलेट नहीं होगा, ट्राईमेथिलेमिन भी नहीं हो सकता। ये आपका सही ऑप्शन इसका है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है, जिसका फॉर्मूला जो है स्ट्रक्चर जो होता है यस बेंजीन के साथ ये हो जाता है। या तो आप अणु सूत्र में लिखना चाहते हैं C6H5 या SO2Cl, तो बेंजीन सल्फोनेट, ये बेंजीन सल्फोनिल जो क्लोराइड है ये आपका हिंसन वर्ग अभिकर्मक कहलाता है। लेकिन अभिकर्मक क्या है, अंग्रेजी में इसको अभिकर्मक को रिएजेंट बोलते हैं। और रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट की अगर बात करें तो रिएजेंट ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिकारकों में उपस्थित ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि अभिक्रिया के होने का मुख्य कारक होते हैं, यानी कि थोड़ी मात्रा अभिक्रिया के लिए उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे के क में जो है आपको न्यूमेरिकल दिया गया, न्यूमेरिकल अंकीय प्रश्न जो ठोस अवस्था से उठाया गया, और जो अंतराकाशी या यफ केंद्र ये भी आपका क्या है ठोस अवस्था से दिया गया है। जबकि दूसरे का जो ग क्वेश्चन है इसमें आप क्या कह सकते हैं, दूसरे क और ख किसमें हो गया आपका ठोस अवस्था हो गया, तो ये तो आपके सिलेबस में अब नहीं रहा, सिलेबस से कट चुका है। जबकि कोलराउस का जो नियम क्या है, क्या इसके अनुप्रयोग है, इसकी हम लोग बात करेंगे। देखिए इसमें ये कहा जा रहा है कि इस नियम के अनुसार अनंत अनुता पर किसी भी, इस नियम के अनुसार ऐसे कह सकते हैं, इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार अनंत अनुता पर
अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य विद्युत अपघट्य की चालकता मोलर या तुल्यांकी चालकता का जो मान है अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्य की धनायनों तथा ऋणायनों की चालकता के योग के बराबर होती है। ये कहा जा रहा है कि जैसे कोई दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य यदि पदार्थ जैसे एसिटिक एसिड ले लिया गया तो एसिटिक एसिड के जो तुल्यांकी चालकता हो चाहे मोलर चालकता हो, इन दोनों एसिटिक एसिड है जैसे आप दुर्बल विद्युत अपघट्य, इसकी जो मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता होगी इसके धनायन तथा ऋणायनों के योगफल के बराबर होगी, किसके अनंत अनुताप। इसी बात को संपूर्ण समझे। इस नियम के अनुसार अनंत अनुताप पर विद्युत अपघट्य की चालकता विद्युत अपघट्य की मोलर या तुल्यांकी चालकता का मान अनंत अनुताप पर विद्युत अपघट्य के धनायन तथा ऋणायनों के चालकता के योग के बराबर होती है। जैसे अनंत अनुता पर मोलर चालकता है, अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं। ये मोलर चालकता दिया गया या मैंने यम से व्यक्त करते हैं, ये तुल्यांकी को इक्विवेलेंट से EQ से व्यक्त करते हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो अनंत अनुता पर धनायन की चालकता अनंत अनुता पर ऋणायन की चालकता के योगफल बराबर। जैसे एग्जाम्पल तौर पर बेरियम क्लोराइड उठाते हैं तो बेरियम क्लोराइड की चालकता को आप देखें, अन्य अगर कोई धनायन और ऋणायन समान होगा तो वहाँ पे आपको तुल्यांकी चालकता मोलर चालकता में अंतर स्पष्ट नहीं होंगे। जबकि यहाँ पर क्या है, एक आयन ये एक धनांश देता है जबकि ऋणायन के 2 आयन देते हैं, यानी कोफिशिएंट इसका 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट 2 यहाँ पे 1 आ रहा है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 1/2 कर देंगे और यहाँ पे धनायन कर दे रहे हैं और ये आपका कोफिशिएंट आपका यहाँ से हट जा रहा है। कोफिशिएंट ये जो कोफिशिएंट है आपके ये 1/n यानी इसको n माना जाता है इसके कोफिशिएंट को, तो 1/n कर देंगे या 1/2। बेरियम सान अनंत अनुता पर बेरियम आयन की चालकता और धन आपका हो जाएगा अनंत चालकता पर क्लोराइड आयनों की अनंत अनुता पर क्लोराइड आयनों की चालकता। इसी प्रकार से मोलर चालकता को आप आकलित कर सकते हैं। जैसे अनंत अनुता पर बेरियम आयन की चालकता और अनंत अनुता पर क्लोराइड आयन की चालकता। यहाँ पे कोफिशिएंट देखिए 2 दिया गया, यहाँ पे कोफिशिएंट आप 2 गुणा कर देंगे, लेकिन इसमें जो कोफिशिएंट है यहाँ पे बटे कर देंगे। माने जो आयन है उसके ठीक विपरीत बटे में कर दिया जाता है। इसी बात का आपको ध्यान देंगे। मान लीजिए अगर यही एसिटिक एसिड होता तब क्या करते, एसिटिक एसिड का तुल्यांकी चालकता निकालते इक्विवेलेंट, तो आपका जो सेम आपका ये हो जाता, आपका एसीटेट सान हो जाता। मान पहले ऋणायन का लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, फिर हाइड्रोजन सान लिखते फिर लिख दे रहे, इस प्रकार से लिखते। यही स्थिति सेम जो कंडीशन है मोलर में भी लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर इसका आयनीकरण करेंगे तो आपका एसीटेट आयन आएगा और साथ में आएगा हाइड्रोजन आयन। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। यही सेम बात आप इसके साथ भी लिख सकते हैं, लैम्डा m लिख सकते हैं। अनंत अनुता पर मोलर चालकता बराबर ऋणायन धनायन की यानी ऋणायन की तुल्यांकी चालकता, और फिर क्या कर सकते हैं धनायन को पहले या ऋणायन को बाद में लिख, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। तो परिभाषा पुनः समझे। इस नियम के अनुसार अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर या तुल्यांकी चालकता का मान अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्य के धनायनों तथा ऋणायनों की चालकता के योग के बराबर होता है। अब इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, ये अनइम्पॉर्टेंट समझ जाइए, क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, जो पूछ रहा है उसी के अनुसार आप जोड़ेंगे और जो एक्स्ट्रा होगा उसको आप घटा सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो अनुप्रयोग है किस प्रकार से समझेंगे। अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्यों की चालकता का ज्ञात करने में उपयोग होता है। दूसरी, अनंत अनुता पर ही वियोजन की मात्रा को ज्ञात करने, अल्फा की मात्रा, वियोजन स्थिरांक के की बात कर रहा है कि के को भी ज्ञात कर सकते हैं। और चौथी पॉइंट ये हो सकती है वैद्युत अपघट्य के धनायन तथा ऋणायनों के अभिगमन संख्या, यानी कितने ट्रांसपोर्ट नंबर हैं उसको ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि इसका उपयोगिता कहाँ पे, कुलराउस के नियम की इन 4 पॉइंट को आप लिख सकते हैं। अब एक अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कि दूसरे का ग है। दूसरे ग में क्या कहा है, दूसरे ग में क्या था, एक वैद्युत अपघट्य के 2 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.4 के की कमी हो जाती है। बेंजीन का हिमांक अनुमान दिया गया है।
तो अब विलेय का मोल द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में क्या दे रहा है, किस प्रकार से उसको बनाते चलेंगे। पूछ क्या रहा है, विलेय का अणुभार पूछ रहा है। तो यहाँ पे विलेय का अणुभार बराबर क्या हो सकता है, लिखेंगे आप विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार दिया पूछ रहा है। तो विलेय का अणुभार यम बराबर, विलेय के अणुभार यम बराबर क्या हो सकता है, इसको आप देखें तो विलेय का अणुभार यम बराबर, विलेय का अणुभार यम के बराबर क्या हो सकता है, 1000 होगा इंटू के एफ होगा, और के एफ स्मॉल डब्ल्यू जाता है, और डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये तो फॉर्मूला आ जाता है। लेकिन फॉर्मूले में कौन सा क्या है उसको देखा जाएगा, कौन क्या कह रहा है। ठीक है, मिले अवनमन स्थिरांक, ये देखिए आपका है अवनमन स्थिरांक, ये तो आपका अवनमन स्थिरांक है जो भी प्रश्न में दिया गया। अवनमन स्थिरांक कहाँ पे लिखा, ये लिखा है आपका अवनमन, कितना लिखा 5.1 दिया। फिर कहता है कि भैया विलेय का भार, तो ये डब्ल्यू क्या, विलेय का भार है, तो आप लिख सकते हैं विलेय का भार, डब्ल्यू है आपके विलेय का भार। ये प्रश्न में कितना 2 ग्राम को विलीन किया जा रहा है, किसमें, बेंजीन का, वैद्युत अपघट्य का पदार्थ है। तो यहाँ पे जो विलेय का जो भार है ये आपका कितना है, 2 ग्राम है, ये पता चल गया। और फिर कह रहा है कि हिमांक अवनमन जो हो रहा है, कमी कितना है, इसके हिमांक में कमी इतने की हो जाती है, यानी ये आपका डेल्टा टी एफ का मान दिया गया है 0.4, ये आपका क्या है, हिमांक में का अवनमन दिया है, ये हिमांक का अवनमन दिया। प्रश्न में जो पूछ रहा है उसको देखा जाए, अवनमन, हिमांक का अवनमन दे रहा है। कैपिटल डब्ल्यू क्या है, कैपिटल डब्ल्यू अगर देखें तो ये आपका विलेय का भार है, जो कि प्रश्न में यहाँ पे लिखा है 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर। तो आप क्या लिख सकते हैं, 50 ग्राम ये बेंजीन दिया, क्या दिया गया आपका, विलेय का भार है। तो ये विलेय का भार होगा। अब ये जो वैल्यू लिखे इन्हीं वैल्यू को आप पुट कर दें, तो आप 1000 कर सकते हैं। के एफ का मान 5.12 है, और इसका मान W2 है, डेल्टा टी एफ का मान 0.40 है, और गुणते कर दें कितने, कैपिटल डब्ल्यू का 50 है। इसी प्रश्न को आपको लगाने हैं और देख लेने हैं कितने इसके आंसर आ जाते हैं। अब इसके आंसर की बात कर लेते हैं, कितना क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जैसे इससे आप कटा दें, या तो सीधे तौर पर हल कर लें तो भी आ सकता है, या तो पहले कटा लेते हैं, ये 0 इसके 0 से कट सकता है, ये तो काम हो सकता है। इसका अंक 2 है तो 2 अंक तो हटा, दशमलव बाद 2 अंक है, यहाँ पे दशमलव बाद 2 अंक है, तो इसको भी हटा दीजिए। आप 2 का गुणा कर दीजिए, देखिए यहाँ पे 100 गुणते 5.12 गुणते 2 हो जाता है, और ये आपको हो जाएगा 0.40, ऐसा कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे 0.40, अब ये अगर 100 गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, यहाँ पे आपको खत्म हो जाएगा, 512 गुणते 2 हो जाता है, और ये 0.4 रहता है। फिर एक इसके 10.40, तो एक ही यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, 0 कोई मतलब है नहीं, तो 10 का गुणा करें 10 का भाग, 10 का गुणा भाग करने की जरूरत नहीं, बल्कि 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दें, ये कर सकते हैं। तो कर दिया, तो 512 2 गुणते 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो सकता है। 2 से कटा देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी की 4, 2 से कटाए कितना हो गया, 5 हो गया, 512 हो जाता है। गुणते आपका लगभग कितने आंसर आ जाएंगे, 2 दूनी 5 4 10। इस प्रश्न में हम देखें तो ये जो गुणा भाग करने पर कुछ अलग आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 5 छूट रहा था, क्योंकि 0 ही कटाए थे, तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, जैसे 2 1 कम 2 था, 2 दूनी की 4 हो गया, 2 2 5 6 10, यहाँ 5 हो गया, तो 512 गुणते 5, 5 से कट गया, आंसर कितना आ गया 512। अर्थात जो विलेय पदार्थ है, यानी कि विलेय के मतलब क्या, वैद्युत अपघट्य पदार्थ, यानी विलेय अर्थात क्या लिख सकते हैं, अर्थात वैद्युत अपघट्य पदार्थ, वैद्युत अपघट्य पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार कितना हो सकता है आपका, हो जाएगा 512 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाता है दूसरे का घ। तो इस देखेंगे तो आपका ये 2 नंबर में दिया गया, और इस प्रकार से प्रश्न लगाने का प्रयत्न करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला। अब वैसे भी वाष्प दाब के बारे में भी जानना, ये आप ऐसा जानना चाहते हैं कि ये हिमांक का अवनमन है क्या चीज़, तो ऐसे भी कह सकते हैं हिमांक का अवनमन कब क्या होता है। जैसे कोई भी आवासशील पदार्थ होता है, यानी जैसे कोई विलायक को कोई उसमें आवासशील पदार्थ यदि घोला जाता है, तो होता क्या है कि वाष्प दाब का कमी होता है, और वाष्प दाब की कमी के साथ ही आपके हिमांक में अवनमन होता है। लेकिन एक बात और भी है कि हिमांक में अवनमन के साथ क्वथनांक में वृद्धि होती है।
ये थोड़ा अलग है, इसीलिए विलयन का क्वथनांक ज़्यादा होता है, जबकि हिमांक के अंदर विलयन का हिमांक कम होता है विलायक के सापेक्ष। अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखा जाएगा, ये कह रहा है कि निम्न को समझाइए। तीसरे का क जो है कह रहा है निम्न को समझाइए। तो निम्न को समझाइए में देखा जाए क्या है, आप देखेंगे वैद्युत कण संचलन दिया गया। तो वैद्युत कण जो संचलन है ये आपकी कोलॉइडल अवस्था का है, जो एक नया चैप्टर है वो भी आपका सिलेबस में नहीं है। वैद्युत कण संचलन ये भी सिलेबस से खत्म है। दूसरा अपोहन, अपोहन में अपोहक झिल्ली का प्रयोग करते हैं, विद्युत अपोहन होता है, सामान्य अपोहन होता है, ठीक है, ये प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा ये तो आपका 2 क्वेश्चन होते हैं, ये 2 नंबर का था, आपको ये 2 नंबर का था। इसी तरह से ख को आप देख सकते हैं, ख में कह रहा है कि निम्न को समझाइए, इसमें भी कह रहा है भैया निम्न को समझाइए। तो निम्न को समझाइए कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, इसको देखा जाए तो निम्न को समझाइए में देखें, पहला उत्कृष्ट गैसों के परमाणविक आकार की तुलना में बड़े क्यों होते हैं। तो उत्कृष्ट गैसों की बात कर रहा है, तो ये भी आपका जो है उत्कृष्ट जो गैस है ये पी ब्लॉक का है। तो ये उत्कृष्ट गैस जो आपका पी ब्लॉक है ये भी आपका सिलेबस में नहीं है। लगभग समान विद्युत अपघट्ट ऋणात्मकता होने के पश्चात भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन से आबंध बनाता है, जबकि क्लोरीन जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ आबंध बनाता है लेकिन क्लोरीन ऐसा नहीं करता है। तो ये भी आपका पी ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये जितने भी पी ब्लॉक के क्वेश्चन है इसका सिलेबस से कट चुका है और इसमें कोई मतलब आपको हल करने का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का ग देखते हैं। 3 का ग क्या कहता है, उसकी बात कहता है कारण सहित स्पष्ट कीजिए। कह रहा है कारण सहित स्पष्ट कीजिए। अब क्वेश्चन में क्या भैया स्पष्ट करने के लिए, तो क्वेश्चन में कुछ दिया गया है और ये क्वेश्चन में लिख रहा है कि निकल टेट्राक्लोराइड्स आयन लिखा गया है। अब इसको कैसे कर सकते हैं, इस प्रश्न में जैसे देखें तो ये जो क्वेश्चन है आपका उप संयोजन कंपाउंड से है। निकल टेट्राकॉर्बोनिल आयन के रूप में है, निटिल टेट्राक्लोराइड है, सॉरी निकल टेट्राक्लोराइड्स आयन है जो कि अनुचुंबकीय कहता है। निकल टेट्राकॉर्बोनिल प्रतिचुंबकीय है। यद्यपि दोनों ही चतुष्फल की, कह रहा है कि दोनों ही चतुष्फल की, यानी संकर्ण कैसा दे रहे हैं, इसका मतलब sp³ दे रहे हैं, तभी तो समचतुष्फल की संरचना, समचतुष्फल की संरचना की बात कर रहा है। तो देखा जाए क्या कहता है, जैसे यहाँ पे निकल पैंस है तो निकल टेट्राक्लोराइड्स आयन है। अगर आईपीसी में चले तो आईपीसी में इसका नाम कुछ इस तरह से होगा, टेट्रा क्लोरो या क्लोराइडो, ठीक है, टेट्राक्लोरो निकलेट, इलेक्ट्रॉन निकालने संख्या तो ऑक्सीकरण संख्या 2 आएगी और आप लिख सकते हैं आयन। तो टेट्राक्लोरो निकलेट सेकेंड आयन। अब इसमें निकल की देख लें तो निकल का परमाणु क्रमांक 28 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 हो जाएगा आपका, ऐसे कर सकते हैं 3p6 3d पहले 4s2 में जाएगा, 4 इसमें 8 जाएगा। तो आप इसम को और इस उपकोष उठा लेते हैं। इस उपकोष को आप देखेंगे तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से हो सकते हैं इसको आप देखें। 8 इलेक्ट्रॉन डी के अंदर, तो इसमें डी में कितने होते हैं, 5 जो होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन पहले भरा होगा हुंड के नियम के अनुसार, फिर इसकी पेयरिंग हुई होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 खाली रह जा रहा है। अब जबकि इसमें कितने 4s में आपके 2 हैं, तो आप 4s2 लिख दिए, यहाँ पे 3d8 लिख दिए। लेकिन ये जब आयनित होगा, यानी ऐसे इसके कैसे पता करें कि ये 2 आंसर नहीं है, तो 2 आयन होगा, मैंने ये पता करें कि निकल कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, लिगेंड्स को, जो कि लिगेंड मिलकर के उपसहजीवन इस निकल के साथ बना रहे होंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो निकल लिख देंगे, यहाँ पे निकल दिया गया। क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या आपकी -1 होती है, तो 4 गुणित -1 और यहाँ पे बराबर -2 कर दें, क्योंकि इस पर आयन -2 है। तो निकल -4 हो जाएगा, -2 हो जाता तक दे सकता है। तो निकल की ऑक्सीकरण संख्या लिख सकते हैं। ऑक्सीकरण संख्या प्लस कितना होगा, -2, उधर जाएगा +2, तो +4 होता है। और जब इसको हल करेंगे तो +2 आ गए। यानी निकल के द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन्स कितना, 2 है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ही प्राप्त होता है, और क्लोरीन क्या करता है, इनको इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में निकल को देता है, उपसहजीवन बनाता है। अब ये जब 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये आपका इलेक्ट्रॉन दोनों क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, यानी यहाँ पे नहीं रहेगा स्ट्रक्चर। इस प्रकार से आप आगे
इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे आप 3D है, तो 3D के लिए क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से बना लीजिए। आप जैसे आपका 3D में डी में कितने कक्षक होते हैं, 5 हो जाते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कक्षक हो गए। तो एक ही दो इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन पहले भरता है और भर जाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन तो हो गए। लेकिन ये 4s में क्या जाएंगे, आपका 0 हो जाएगा 4s में। लेकिन 4s के पास वाला जो कक्षक होता है वो आपका 4p हो जाए, तो ये 3d8 हो गया। अब जब ओवरलैप करेगा कौन सा, आपका क्लोराइड है, तो क्लोराइड एक इसमें चला जाएगा, एक इसमें जा, कितनी क्लोराइड है, 4 परमाणु है, तो 1 2 3 1 4 इसमें चला गया। तो हुआ क्या, संकर्ण अगर देखें तो इसका जो संकर्ण हो जाता है, एक एस का ओवरलैप किया, एक पी के 3 भर गए, तो संकर्ण तो sp क्यूब हो गया। sp क्यूब होने के साथ ये कह रहा है कि समचतुष्फलकी होगा। एक तो बात इसी क्लियर होगी कि ये समचतुष्फलकी क्वेश्चन हो जाएगा, समचतुष्फलकी होगा। लेकिन समचतुष्फलकी के बाद ये देखा जाए कि ये अनुचुकर है कि यहाँ पे अनुचुम्बकी है। ये कैसे हो सकता है भाई, यहाँ पे देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो अ से युग्मित, अ से अनुचुम्बकी, तो अयुग्मित होने की वजह से इसको क्या कह सकते हैं आप, अनुचुम्बकी कह सकते हैं। अब दूसरी बात ये कह रहा है कि निकिल टेट्राकॉर्बोनिल जो है ये आपका क्या कह रहा है, तो इसको हम देखेंगे, निकिल टेट्राकॉर्बोनिल प्रतिचुम्बकी है, यद्यपि दोनों ही चतुष्फलकी हैं। तो चलिए फिर इसको भी सिद्ध करके देखते हैं क्या इसकी स्थिति बनती है। प्रतिचुंबकीय होने का मतलब इसमें निश्चित है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। निकिल टेट्राकॉर्बोनिल में देखें इसमें क्या कह रहा है, निकिल टेट्राकॉर्बोनिल निकली तो 28 होगा, तो यहाँ पे 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 होगा, 3s2 आप लिख सकते हैं, 3s2 3p6 3d8 लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं 4s2। सबसे बड़ी बात है जो कॉर्बोनिल, ये एक उदासीन संकर लौड़ है, और उदासीन संकर लौड़ में जो कॉर्बोनिल समूह है, जो CO समूह का, जो CO समूह के रूप में लिगेंड है, एक प्रबल लिगेंड के रूप में आता है। तो जो डी में भरे हुए इलेक्ट्रॉन, जैसे आपको मैंने समझे डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 4 है, 4 के अलावा आप ऐसा कर सकते हैं और खींच लीजिए, इसको 5 है, 1 2 3 4 5 5 ही कक्षक होना चाहिए, 6 बन जा रहा है, 1 2 3 4 4 1 5 कक्षक है। ये आपका 3D हो गया। और 4s को उठाएंगे, आप 4s को उठाते हैं तो 4s2 लिख दिया और 3d8 लिख देंगे, तो 3d8 लिख दिए, तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन पहला भरा होगा, फिर उसके बाद क्या होगी, पेयरिंग हुई होगी, तो पेयरिंग इस प्रकार से, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाता है। तो क्यों, क्योंकि जो कॉर्बोनिल समूह होता है, ये जो कॉर्बोनिल है इसके पास में कौन सा हो जाता है, 4p है, इसमें 3 कक्षक है। जो कॉर्बोनिल समूह होता है एक प्रबल लिगेंड होता है, ये प्रबल लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कर देगा। जब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करेगा तो इलेक्ट्रॉनों की जो पेयरिंग कर रहा है इसमें कितने कक्षक हो जाएंगे, कुल 5 कक्षक हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, यानी कि पूरे 10 इलेक्ट्रॉन। अब ये कक्षक हो गया आपका खाली। अब जब ये कक्षक खाली हो गया 4s, तो 4s 0 हो जाता है। अब यहाँ पे 3d 10 हो गया, 8 की जगह 10 हो गया, और ये आपका हो जाएगा 4p खाली है, तो ये भी आपका 0 ही है। अब क्या रहेगा, इसमें जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इसमें कौन सा ओवरलैप करेगा, CO करेगा। CO आप लिख सकते हैं, कितने CO का अणु है, CO के 4 हैं, तो आप CO 4 पर लिखेंगे, 1 2 3 1 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन इसके भर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसमें क्या 2 2 4 3 6, तो यहाँ पे 6 हो जाता है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स भर गए, ओवरलैप कर गए। लेकिन संकर्ण की बात करें तो यस का तो एक कक्षक भरा, इसलिए संकर्ण यस हो जाएगा। पी का 3 कक्षक भरा, तो संकर्ण sp क्यों हो जाएगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि संकर्ण जो हो रहा है sp क्यूब हो जा रहा है, लेकिन इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन है। और जहाँ पे युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ पे निश्चित तौर पे आपका प्रतिचुंबकीय होगा। क्या हो सकता है, प्रतिचुंबकीय होगा। अब प्रतिचुंबकीय अगर हो रहा है तो ये किस प्रकार से होगा, इसको देखें, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अर्थात सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए प्रतिचुंबकीय होगा। बस ट्रिक आप याद कर लीजिए, अ से युग्मित इलेक्ट्रॉन, अ से अनुचुंबकीय। अच्छा, एक बात और भी है कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं इनका चुंबकीय आघूर्ण नहीं निकाल सकते हैं, चुंबकीय आघूर्ण जो है नहीं निकाला जा सकता है, और इनका चुंबकीय आघूर्ण हमेशा क्या होगा, 0 होगा।
लेकिन वहीं पर प्रतिचुंबकीय, लेकिन अगर वहीं अनुचुंबकीय हो तब क्या करेंगे, अनुचुंबकीय का चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं। अनुचुंबकीय का, ठीक है, अनुचुंबकीय का चुंबकीय आघूर्ण जो है निकाला जा सकता है। और चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर क्या हो सकता है, n इंटू n प्लस 1 बोर मैग्नेट्रॉन हो जाता है। जितना युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन जैसे एक युग्मित इलेक्ट्रॉन, जैसे पिछले भाग वाले में देखेंगे आप, जो आपका था निकेल टेट्राक्लोराइड जो था, या टेट्राक्लो निकलेट सेकेंड आयन जो था, उसमें अगर आप देखें तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए थे। उन 2 के लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 रख सकते हैं यहाँ पे 2 प्लस 1 हो जाएगा, और ये बोर मैग्नेट्रॉन लिख देंगे। तो यहाँ पे आप देख लिए 2 1 3 और 3 गुना के 6 हो जाता है। और वैसे भी जितने युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं लगभग उससे थोड़ा सा ज़्यादा मान आप इसको निकाल लें √6 की वैल्यू। तो अंडर में जब 6 की वैल्यू निकालेंगे 2 यानी कि जो इतना है उसका आप 0.5 आप जोड़ सकते हैं, लगभग 0.5 के बराबर आता है। जैसे 2.4494 है, 2.5 बोर मैग्नेट्रॉन आया था। किसके लिए, अगर पिछले वाले भाग के लिए अगर चुंबकीय आघूर्ण पूछता तो प्रतिचुंबकीय के लिए 0 और चुंबकीय के लिए जितने युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही आएगा। अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन एक है तो इसमें आप 1 में 0.5 जोड़ करके 1.5 निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 था युग्मित इलेक्ट्रॉन, 2 में आप 0.5 जोड़े तो लगभग कितना हो गया, 2.5 आ गया, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। अब कुछ में ज़्यादा हो सकता है, कुछ में लगभग उसी के बराबर हो जाता है, इस बात का। अगला जो प्रश्न है आप देखेंगे तो तीसरे का सेकंड भाग, फर्स्ट भाग हम लोग देख लिए। सेकंड भाग में आप देखेंगे कि इसमें क्या कह रहा है। सेकंड भाग में कहता है कि जो आपका लिखा है यहाँ पे हेक्सा एक्वा फेरम या हेक्सा एक्वा फेरम थर्ड आयन या हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड आयन। तो थर्ड आयन लिखा है, धन आयन और आयन नहीं लिखते हैं, ऐसा कर समझ सकते हैं कि धन और आयन नहीं लिखा जाता है। और ये जो आपका सेंट्रल मेटल है, ये आपका क्या है, लिगेंड्स है। सेंट्रल मेटल होता है केंद्रीय धातु परमाणु है। जबकि इसी प्रश्न में आप देखें तो लिख रहा है ये अनुचुंबकीय है। निश्चित है कि जिसमें अनुचुंबकीय होगा तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को भी देखा जाएगा। तो लिख रहा है जबकि जो आपका है हेक्सासाइनोफेरेट क्यों फेरेट हो जाता है, क्योंकि जब संकर लोड आवेशित होता है तो जो सेंट्रल मेटल में क्या कर लेता है, एड का यूज हो जाता है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा हेक्सासाइनोफेरेट। ठीक है, थर्ड आयन लिख सकते हैं, हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड आयन लिख सकते हैं। अब इसमें कह रहा है कि भैया कि ये दुर्बल अनुचुंबकीय है। दुर्बल अनुचुंबकीय क्यों है, इसको भी समझा जाए क्यों हो रहा है। तो इसको चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर समझा जाएगा प्रश्न को। इस प्रश्न में हम देखें कुछ चीज़ें ऐसी लिख दी गई हैं जिससे कि कम समय लग सके। प्रश्न में क्या कह रहा है कि देखिए आपका ये लिखा गया हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड आयरन। ये जो हेक्सा एक्वा आपका लेगेंड्स हो गया, आयरन सेंट्रल मेटल, ये ऑक्सीकोड संख्या आयन लिख रहे हैं। ये जो धनायन से लिखा है, धनायन या डायन, उसके लिए आप आयन नहीं लिखेंगे। ठीक है, ऑक्सीकोड संख्या के आधार पर आप इसको ज्ञात कर सकते हैं कौन सा आयन होगा। आयरन की ऑक्सीकोड संख्या निकालने पहले तो निकालेंगे तो यहाँ पे जल एक्वा जो जल को क्या बोलते हैं, हाइड्रेट वैसे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे उपसर्जन कंपाउंड्स के अंदर लिगेंड के रूप में अगर है तो वहाँ पे आपको बोला जाएगा एक्वा। तो 6 गुणित 0 के अणु है तो 6 गुणित 0 हो गया, ये +3 बराबर, ये कितने आयन बराबर है, +3 के बाद +3 लिख दिया, तो आयरन का ऑक्सीजन संख्या कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। यानी ऐसा क्या हो सकता ऐसा है कि जो आयरन आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ये क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है जो कि जल के अणुओं को मिलते हैं। यानी ऐसे कह सकते हैं ये और इन अणुओं को मिल रहा है जो कि इनके द्वारा इसको प्राप्त किया जाए। यानी किसी तरह से आप छोड़िए उसको, बात को छोड़ दीजिए, बल्कि आप सेंट्रल मेटल एटम के द्वारा 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं। जब सेंट्रल मेटल 3 त्यागे जा रहे हैं और जो कि डी ब्लॉक करते होते हैं, ध्यान देना ये बात है, डी ब्लॉकर तो त्यागेगा कहाँ से, वाह्य कोश से त्यागेगा। तो वाह्य कोश में कौन पहले यस है, भले अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है लेकिन त्यागेगा से यस से त्यागेगा, वाह्य कोश में यस से त्यागेगा। तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और फिर एक इलेक्ट्रॉन ये निकलेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएगा तो आप ये जनरली देख सकते हैं कि डी की स्थिति क्या है। डी की अगर आप स्थिति को देखें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 बचे, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। जबकि आपका यस हो जाता है, यस के बाद आपका पास में पी पड़ता है। तो आप इसके स्ट्रक्चर को अगर देखें तो कुछ इस प्रकार से संरचना आ सकती है। इन संरचनाओं में आप देखें
तो आपके पास का 4s हो गया, ये भी खाली था, अब 4p हो गया। अब इसी के पास में d भी है, d में कितने अक्षर होते हैं, 1 2 3 4 1 5 अक्षर होते हैं, ये आपका 4d हो जाता है। अब ओवरलैप जब करेगा तो हाइड्रोजन का कितना अणु है, 6 अणु है। तो एक तो आपका S2 इसमें जाएगा, दूसरा वाला S2 इसमें जाएगा, तीसरा वाला इसमें जाएगा, चौथा वाला इसमें जाएगा, अगर पांचवें वाले की बात करेंगे तो इसमें जाएगा, छठवां वाला इसमें जा रहा है। तो 6 अणु ओवरलैप कर रहे हैं। तो यस का कितना हो गया, यस का 1 किया, पी का कितना हो गया, 3 किया, डी का 2 किया। तो संकर्ण कैसा हो गया, संकर्ण अगर देखें तो एस पी आपका हो जाता है एस पी क्यूब डी का स्क्वायर हो जाता है, ये कह सकते हैं। लेकिन इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने थे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखें तो कुल कितने थे, 5 आ गए। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने के, 5 आ गए। तो निश्चित है इसका चुंबकीय आघूर्ण बहुत ज़्यादा होगा। चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर क्या हो सकता है, n इंटू एन प्लस 1 बोर मैग्नेट्रॉन हो जाता है। आप क्या करते हैं, यहाँ 5 रख दिए तो 5 + 1 हो जाता है बोर मैग्नेट्रॉन। अब इसको हल कर लेंगे बोर मैग्नेट्रॉन्स को, तो आपका कितना हो जाता है, 6 हो जाएगा, 5 1 6 6 5 30 30 बोर मैग्नेट्रॉन्स हो जाता है। अब इसको क्या कर सकते हैं, आप इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकालेंगे तो इसका जो मान होगा 5.477 हो जाता है। कुछ भी मैंने जैसे 2 हो जाता है, मैंने मुख्यतः यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, 2 बार 2 हो जाता है, या जैसे भी आ जाए 4 7 7 आ जाता है। अब इसमें आप देखें तो इसमें आप देखना चाहते हैं तो कितना हो सकता है, 5.477 आ गया। अब इसको देखें तो लगभग 0.5 के नियर अबाउट आ जाता है बोर मैग्नेट्रॉन, इतना आता है। इसीलिए कहा जाता है कि जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें 0.5 लगभग आप जोड़ दें तो वही उसका चुंबकीय आघूर्ण होता है। अब इसके अगले भाग की बात करते हैं जिसमें ये कह रहा है कि ये एक दुर्बल अनुचुंबकीय है। तो देखते हैं किस प्रकार से ये अनुचुंबक है। इसके एक भाग में आपने देखा कि जो पदार्थ वो अनुचुंबकीय था, लेकिन कह रहा है ये दुर्बल है। दुर्बल का हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि जब इसका चुंबकीय आघूर्ण कम आएगा तो निश्चित तौर पर दुर्बल होगा। लेकिन आप देखें कि ये जो लिखा जा रहा है जो फेरोसाइनाइड साइन है, इसमें क्या हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड आयन हो जाएगा। तो हेक्सा फेरो मतलब ये फेरिसाइनाइड साइन है, यानी कि हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड आयन इसको बोल सकते हैं। फेरेट क्यों बोले, ये संकर लोड है, रावेशित है। रावेशित होने की वजह से यहाँ पे आपको सेंट्रल मेटल में 8 लगाना पड़ा, फेरम में 8 लगा देंगे। अब ऑक्सीजन की संख्या निकालें तो यहाँ पे इसकी -1 होता है, तो और कितने हैं, 6 अणु हैं, तो 6 गुणित -1, ये चार्ज कितना -3 है, -3 करते बराबर करके और 6 को उधर ले जाएंगे तो ये आपका हो जाए प्लस। तो प्लस होगा -3 में से +6 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, +3 हो जाता है। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो आयरन के अलग परमाणु क्रमांक 26 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 हो जाता है, 4s हो जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो डी में बाद में 4s के बाद डी में जाता है। अब 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो निश्चित है कि इलेक्ट्रॉन इसका तो त्यागा गया है, तो जब कम होगा तो पहले y को से इलेक्ट्रॉन निकलते थे, 4s से निकला, भले डी में गया था लेकिन आपको 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और डी का भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। जो 6 था अब कितना हो गया, आपका 5 हो जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 रहा होगा, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, लेकिन अब ये नहीं है, ठीक है। आप इस तरह से सोचिए। अभी सबसे बड़ी बात ये है कि जो साइनाइड एक प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड की वजह से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन आपका है इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी ऐसे कह सकते हैं ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे चला जाएगा और ये वाला यहाँ पे चला जाएगा। तो जब इस तरह से इलेक्ट्रॉन की बल्कि नहीं, ये लगभग इस तरह से समझिए, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयरिंग हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो 3d5 था इलेक्ट्रॉन की जब शिफ्टिंग हो जाएगी प्रबल लिगेंड की वजह से, तो आपका स्ट्रक्चर 2 2 4 1 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन कक्षक 1 2 3 1 4 1 5 कक्षक हो जाते हैं। जबकि यहाँ पे आपका एस में देखें, एस हो जाता है। आपका यस की बात करेंगे तो यस की स्थिति क्या चीज़ है, यस में देख लेंगे आप कि यस की स्थिति है क्या चीज़, उसी हिसाब से आप निकालेंगे। अब यस में हो जाता है, 4p में आपका इतना हो जाता है, डी की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि इतना ही में देखते हैं वो काम हो सकता है।
यहाँ पे आपका क्या साइनाइड समूह इसमें एक हो गया, क्योंकि साइनाइड समूह कितने पर अणु हैं, 6 हैं, तो CN इसमें ओवरलैप कर सकता है, एक CN इसमें ओवरलैप कर सकता है। तो एक तो आपका 3D में कर रहा है, यानी डी का कितना कर रहे हैं, यहाँ से डी का, यानी डी का 2 कर दिया संक, डी का ओवरलैपिंग कितना होगा, 2 हो जा रहा है डी के अंदर। जबकि एक यस का भर है, यस आपने लिख दिया। पी का कितना भर सकता है, 1 2 3, अभी कितना भरना है आपको है, पी में भर सकते हैं। अगर पी में भरना चाहते हैं तो बच गया अभी 3 CN, तो 3 CN इसमें भर जाएंगे और संकट क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर sp3 हो जाता है। तो ये भी एक आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना, एक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना है, एक है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जब एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका चुंबकीय जो आघूर्ण म्यू होगा n इंटू n+1 वो कम हो जाएगा, कितना, एक है, 1+1 हो जाएगा, 1 प्लस ये आपका 1+1 हो गया, 2 हो जाता है, दो गुणित 1 कर देंगे तो √2 बोर मैग्नेट्रॉन हो जाएगा। इसका 1.414 होता है, जो कि नियर अबाउट 1.5 के, यानी क्या बताया कि जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा उसमें आपको 0.5 लगभग जोड़ देना, उसी के नियर अबाउट आपका आघूर्ण आता है, चुंबकीय आघूर्ण आता है। तो आपने क्या देखा कि जो पिछला चुंबकीय आघूर्ण आया था जिसमें 5 अयुग्म थे, 504 के करीब आया था, 505 के करीब, इसमें 205 था, चुंबकीय आघूर्ण उसका ज़्यादा था, इसका कम था, इसीलिए वो अनुचुंबकीय एक माने ऐसे कह सकते हैं कि ये जो अणुचुंबकीय तो है, लेकिन जबकि ये दुर्बल अणुचुंबकीय, मैंने ये तो पहला वाला जो अणुचुंबकीय तो था यानी, लेकिन दूसरा वाला जो था उससे दुर्बल अणुचुंबकीय है, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, जबकि पहले वाले में अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या थी, ज़्यादा थी। पहले वाले में 5 थे, जबकि इसमें क्या एक ही है, इसीलिए पहला आपका प्रबल अणुचुंबकीय, दूसरा वाला क्या होगा, दुर्बल अणुचुंबकीय होगा। अगला जो प्रश्न है तीसरे का घ, जिसमें कह रहा है कि पॉलीपेप्टाइड्स क्या हैं, उदाहरण से समझाइए। ये भी जैव अणु चैप्टर का है। पॉलीपेप्टाइड्स क्या है, जब अल्फा एमिनो अम्ल के 2 3 4 अणु पेप्टाइड्स बंध से जुड़ करके डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड्स बनाते हैं, यानी कि अल्फा एमिनो के 2 3 4 अणु पेप्टाइड्स बंध से अगर जुड़ जाए और जुड़ करके डाईपेप्टाइड बना ले, ट्राईपेप्टाइड बना ले, टेट्रापेप्टाइड बनाते हैं, तो इस प्रकार अल्फा एमिनो का असंख्य अणु भी जुड़ करके पॉलीएमाइड्स बना लेते हैं। यानी कह सकते हैं कि अल्फा एमिनो के अगर एक अणु जुड़े तो, 2 अणु जुड़े तो डाईपेप्टाइड, 3 जुड़े तो ट्राई, 4 जुड़े तो टेट्रा होता है। अगर असंख्य जुड़ जाए तो पॉलीएमाइड बनाते हैं, और इन्हीं पॉलीएमाइडों को पॉलीपेप्टाइड्स कहा जाता है। लेकिन वास्तव में पॉलीपेप्टाइड एक प्रकार क्या होता है, प्रोटीन होता है, क्योंकि अल्फा एमिन से निर्माण किसका होता है, पॉलीपेप्टाइड्स का, यानी पेप्टाइड उसका निर्माण होता है। अब पेप्टाइड्स के साथ किसका होता है, प्रोटीन का। जैसे आप यहाँ पे देखें इस पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर, जैसे आपका देखिए एमिन ग्रुप है CH, मैंने CH आपके साथ दिखाया जा रहा है, फिर R दिखाया हुआ एल्किल समूह है, और ये आपको कार्बोक्सिलिक समूह। इसी क्रम में आपका एमिन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक समूह, एमिन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है, जुड़ा होता है, और जुड़ करके क्या बना लेता है आपका है, एक समूह बना लेता है आपका। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जनरल रूप से अगर देखें तो यहाँ पे आपको एक CH होगा, ये आपका थोड़ा अलग लिखा गया, यहाँ पे आपका CH होगा, तो CH जुड़ करके आपका बना रहा, और एक NH, यहाँ पे एक और चीज़ छूट रही देख रहे हैं, NH भी होना चाहिए, NH होना चाहिए। इस तरह से आप कर सकते हैं, एमिन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एमिन ग्रुप, फिर CH, फिर कार्बोक्सिल ग्रुप, फिर एमिन ग्रुप, CH और कार्बोक्सिल ग्रुप, एल्किल समूह आपका CH से जुड़ा होगा। इसी तरह से इसमें भी एक बात छूट रही है देख रहे हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा, बल्कि इस तरह से आप समझ जाइए, NH होगा, CH होगा, फिर कार्बोक्सिल ग्रुप होगा आपका, एल्किल समूह, ये n नंबर ऑफ संख्या है इसकी, ठीक है। तो आप अल्फा समूहों की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखें, इसका जो ये जो सिरा कार्बोक्सिलिक समूह को जो सिरा है, लास्ट वाला जो दाएं तरफ जो होता है वो n सिरा, यानी ये C सिरा होता है, जिसको आप C टर्मिनल कहते हैं, जबकि ये n सिरा जो होता है जिसको n टर्मिनल भी कहा जाता है। तो ये आप उन्हें समझ सकते हैं, अल्फा एमिनो अम्ल के 2 3 4 अणु पेप्टाइड बंध से जुड़ करके डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड बनाते हैं। इसी प्रकार के अल्फा एमिनो का असंख्य अणु जुड़ करके पॉलीएमाइड बना रहे हैं, जिससे पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। ये आपके सामने एग्जाम्पल हो जाते हैं, और ये उदाहरण तौर पर अगर देखें